शुक्रियानी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो कि चैप्टर नंबर 12 है, आज हम वो कवर करेंगे। एक्चुअली दिस वीडियो वाज सपोज्ड टू बी अपलोडेड येस्टरडे बट ड्यू टू सम रीजंस नहीं हो पाए। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आई नो माय 11th मस्ट हैव बीन वेटिंग फॉर दिस वीडियो। तो आज मैं आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट कोशिश करती हूँ पूरा चैप्टर खत्म करवा देती हूँ। ये मैं एक बार स्लाइड हो रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इन शॉर्ट आपके इस चैप्टर के नोट्स हैं, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट रह गया, वो मैं एक्सप्लेन करते करते लास्ट में आपके लिए लिख दूंगी। अब इनके बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो जब आप जैसे जैसे आप पॉइंट्स पढ़ोगे ना तो आपको रिकॉल होता रहेगा। सबसे पहली बात, मार्केट होता क्या है? मार्केट वो प्लेस होती है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एक साथ आते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कोई एक फिजिकल प्लेस हो या कोई शॉपिंग सेंटर हो। इट कैन बी एनी वर्चुअल प्लेस ऑल्सो। जैसे आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वो भी क्या है, वो भी एक मार्केट प्लेस ही है। ठीक है, तो मार्केट क्या होता है? वो सारा सिस्टम या वो सारा अरेंजमेंट जिसके थ्रू बायर्स एंड सेलर्स एक साथ आते हैं। फाइन। नाउ सबसे पहले आपको ये पता है फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग में बहुत सारे चैप्टर्स में ये चीज आ चुकी है। मैं ये चीज कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि भाई 3 तरह का मार्केट होता है: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। परफेक्ट कंपटीशन का ये डिमांड कर्व ऐसा होता है, इट्स लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस लाइन के बराबर में होता है। और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में अब अंदर देखो, है दोनों सेम, बट इसका थोड़ा रिजिड है और इसका थोड़ा फ्लेक्सिबल है, और कोई खास अंतर नहीं होता। दोनों का डिमांड कर्व लगभग सेम होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं इसके फीचर्स और आपको इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। आपको ये चीज पता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत ही सारे सेलर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक बायर है या बहुत सारे। देयर आर सो मेनी बायर्स एंड सो मेनी सेलर्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। होमोजीनियस मतलब पूरा एक सा प्रोडक्ट होता है, अलग अलग वैरायटीज नहीं है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, और पूरा का पूरा एक जैसा प्रोडक्ट होता है। ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर एक जैसी होती है। परफेक्ट नॉलेज यानी कि जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उनको परफेक्ट नॉलेज होता है इस गुड्स के बारे में। आप उनको मूर्ख नहीं बना सकते हो कि बीइंग अ प्रोड्यूसर आप उनको उल्लू बना लो कि नहीं भी इसमें एक्स्ट्रा पैसा मैं क्यों ले रहा हूँ। सो यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज होती है, उनको पूरा पता है उनको कि किस चीज का दाम ये कितना होगा और वो कितना ले रहे हैं। नेक्स्ट होता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अगर आप इस मार्केट में सरवाइव कर सकते हो तो आप रहो, अदरवाइज यू कैन लीव। अगर आप इस मार्केट में अपना प्रॉफिट कमा सकते हो क्योंकि सब कुछ फिक्स है, प्राइसेस फिक्स है, प्रोडक्ट होमोजीनियस है, यू कांट टेक अ सिंगल पेनी फ्रॉम योर कस्टमर्स। अगर आपको ये चीज है तो आप एग्जिस्ट करो, नहीं तो आप मार्केट लीव करके चले जाओ। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। न्यू फर्म जो होता है वो कभी भी आ सकती है इंडस्ट्री के अंदर में, और एग्जिस्टिंग फर्म्स दे आर फ्री टू लीव इफ दे कांट सर्वाइव इन दिस शॉर्ट पीरियड में। अगर तुम कहो तो बहुत शॉर्ट जो होता है, जैसे किसी भी एग्जिस्टिंग फर्म को इंडस्ट्री छोड़ के जाना मुश्किल है, तो ये चीज समझना, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में कोई फर्म ना छोड़ के जाती है ना कोई नई फर्म आती है। लॉन्ग पीरियड में फर्म्स कैन लीव एंड कम, एंड लॉन्ग पीरियड इतना लंबा होता है कि एग्जिस्टिंग फर्म्स आराम से लीव कर सकती हैं, एज वेल एज इतना अच्छा टाइम होता है कि कोई भी नई फर्म्स जो है इंडस्ट्री में एंटर कर सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्यों बताया अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म जो होता है दैट इज क्वाइट फ्री। अच्छा, अब एक चीज और है, एंट्री एंड एग्जिट फ्री होने की वजह से लॉन्ग रन में आप सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में जब आपको करवाया था तब बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, व्हेन टीआर इक्वल्स टू टीसी, क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर में जो मिनिमम प्रॉफिट कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपेक्ट करता है वो उसमें इंक्लूडेड होता है। और हालांकि ये कैसे होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स जितना भी, मान लो कैसे अगर मान लो कोई फर्म एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहा है, ठीक है, तो नए फर्म्स क्या आएंगे, अगर कहीं से भी प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो और लोग आएंगे इस इंडस्ट्री में कंपटीशन देने के लिए। जैसे ही और लोग आएंगे तो क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी, सप्लाई इंक्रीज करेगी, और अगर डिमांड कॉन्स्टेंट है तो क्या होता है, प्राइस फॉल कर जाता है। प्राइस फॉल करेगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स जितने भी होंगे वो वाइप्ड आउट हो जाएंगे। और अगर एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं तो कई फर्म्स ऐसी होंगी जो सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। जो नहीं सर्वाइव कर पा रही हैं, अल्टीमेटली उनका क्या होगा, उनको इंडस्ट्री छोड़ करके जाना पड़ेगा। अगर वो जाते हैं तो सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम है, डिमांड कांस्टेंट है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि हमारे प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से जितने एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेस हैं वो भी वाइप्ड ऑफ हो जाते हैं। फाइन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्योंकि शॉर्ट पीरियड में एंट्री एंड एग्जिट को आप रूल आउट कर दो तो हम ये कह सकते हैं कि फर्म जो होती है नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, यानी कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर में होता है, या एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर में। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स कब होते हैं, जब टीआर इज मोर देन टीसी, और एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेस कब होते हैं, जब टीसी कम होता है और टीआर ज्यादा होता है, मतलब कॉस्ट कम रेवेन्यू ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। यू कैन सी दिस नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये होता है
कि कोई अग्रीमेंट नहीं होता है दो फर्म्स के बीच में इंडस्ट्री में कि क्वांटिटी कितना वो प्रोड्यूस करेगा या प्राइस कितना चार्ज करना है, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं होता, ऐसा कोई आपस में इन लोगों की बात नहीं होती है। फर्म्स जो होते हैं ना कोई ट्रस्ट बनाते हैं ना कोई कार्टल्स बनाते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में मैक्सिमम आउटपुट होता है और मिनिमम प्राइस होता है, फिक्स्ड है ये चीज। फाइन, नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी। इसका मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल है, जो उनको ज्यादा अच्छा पैसा देगा वो उनके पास चले जाएंगे, तो दे विल मूव टू दैट इंडस्ट्री वेयर दे आर गिवन हायर प्राइसेस। तो अकॉर्डिंगली यूनिफॉर्म फैक्टर प्राइस प्रिवेल करता है हर जगह पे। फिर इसमें कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए आप कहीं दूर से लेकर के आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि इतना दूर से ला रहा हूँ तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा अपनी जेब से थोड़ा लगेगा, तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते इस मार्केट में। अगर आपने एक भी रुपया एक्स्ट्रा लिया तो आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, तो ये हो गया नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो यू कांट टेक एनीथिंग फ्रॉम दैट। जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है चुप मार के आपको वही लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप इससे 3 कंक्लूजन्स निकालते हो। क्या? पहली बात, प्राइस टेकर होती है फर्म, प्राइस मेकर नहीं होती है परफेक्ट कंपटीशन में। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। जो मिल रहा है वो लेना है, आप अपने मन से अपने दाम डिसाइड नहीं कर सकते हो। डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है व्हेन इट्स अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है। और तीसरा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स एग्जिस्ट करते हैं लॉन्ग रन में। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे। नेक्स्ट होता है मेरा मोनोपोली। मोनोपोली वो होता है जिसमें एक सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ये चीज आप पहले भी जानते हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडियन रेलवेज है, वो इकलौता सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। बाई चांस वो गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है इसलिए इतने दाम नहीं है, अदरवाइज हो सकते थे। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। जैसा कि मैंने कहा कि मोनोपोली है तो इसमें एक ही सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, तो यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। मे बी गवर्नमेंट के रूल्स ऐसे हैं, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, तो दैट इज व्हाई यू कांट एंटर दिस इंडस्ट्री। या पेटेंट राइट होता है या मोनोपोली होता है। मोनोपोली फॉर्म जो होता है उसका पूरा कंट्रोल होता है उस टेक्निक के ऊपर, जिस तरीके से वो प्रोड्यूस कर रहा है या जो मटेरियल्स हैं दे आर नॉट फीजिबल, तो जिस भी कंडीशन की वजह से देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। नेक्स्ट है, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। अब आप इस चीज पे आर्ग्यू कर सकते हो कि क्यों भाई, हमारे पास एयरवेज हैं, बसेस हैं जाने आने के लिए, बट सी एयरवेज इज कॉस्टली, तो आप रेलवेज को कंपेयर नहीं कर सकते हो उसके साथ में। फाइन, मानती हूँ बहुत जल्दी आप पहुंच जाओगे एक जगह से दूसरी जगह, बट यू कांट कंपेयर। सेकेंडली, अगर आप बस का ऑप्शन लेते हो या रोडवेज का ऑप्शन लेते हो तो रोडवेज सस्ते होते हैं, बट इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम एंड इट्स नॉट दैट फीजिबल, इट्स नॉट दैट इजी टू मूव थ्रू रोडवेज। जितना हमको कंफर्टेबल ट्रेन में होता है उतना रोडवेज में नहीं होता, तो दैट इज वाई इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। प्राइस पे इनका पूरा कंट्रोल है क्योंकि ये सिंगल सेलर हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जो मर्जी चाहे लेंगे और मजबूरन हमें देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने तो ऐसा कर भी रखा है कि उन्होंने फ्लेक्सिबल प्राइसेस रख रखे हैं, दैट इज ऑल्सो अलाउड। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसको मैंने कहा नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड ओवर हियर। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है क्योंकि आपने देख रखा है सीनियर सिटीजन का दाम अलग है, छोटे बच्चों का अलग है, और जो बाकी हमारे जो नॉर्मल सिटीजन है उनका अलग है, जनरल्स का अलग है, तो ये सब चीजें इसके अंदर में हैं। तो ये होता है हमारा मोनोपोली। और मोनोपोली का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, यू कैन सी दिस थिंग, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटती है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। मोनोपोलिस्ट जो होता है ये प्राइस मेकर होता है, ये जो मर्जी चाहे दाम ले सकता है, ठीक है। तो मोनोपोलिस्ट जो होता है प्राइस मेकर होता है, इसका मतलब वो जो मर्जी चाहे वो दाम फिक्स कर सकता है, लेकिन ठीक है जितना वो दाम कम रखेगा तो ऑब्वियसली उसके पास बायर्स ज्यादा होंगे। और मोनोपोलिस्ट जो है वो सिंगल सेलर होता है प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर में, उसके पास कोई कंपटीशन नहीं होता। पहला पॉइंट, इसका प्लस पॉइंट ये रहता है। दूसरा, इस प्रोडक्ट के कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। तीसरा, यहाँ पे लीगल या टेक्निकल या नेचुरल बैरियर्स भी होते हैं एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स में, सो दैट इज वाई यहाँ पे कोई इसको चैलेंज करने वाला नहीं है, ये जो प्राइसेस फिक्स करता है वो कर सकता है। अब कैसे कि मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइज किया है, हाउ डज अ मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइज? मे बी फर्स्ट रीजन हो सकता है गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग या गवर्नमेंट की कंट्रोल होने की वजह से, जो मैंने अभी आपको कहा कि मे बी गवर्नमेंट जो है उन्होंने किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कोई लाइसेंस या कोई कोटा या इस टाइप से कुछ रख रखा है, तो इसलिए कुछ ही प्रोड्यूसर्स या शायद एक आधी प्रोड्यूसर्स हैं जो कि इस फर्म में घुस पाए हैं। तो मोनोपोली जो है ऑटोमेटिकली इट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट ये भी डिसाइड कर सकता है कि वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के, जैसे कि इंडियन रेलवेज के लिए गवर्नमेंट ने कर रखा है कि उन्होंने फिक्स कर रखा है, ठीक है। पहले और भी चीजों में था, बट अभी तो इंडियन रेलवेज में न्यूक्लियर पावर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है गवर्नमेंट के, इन पे और 2 चीजें और हैं, डिफेंस वगैरह की गुड्स और इन सब में बस, और बाकी चीजों में नहीं है गवर्नमेंट का कंट्रोल। नेक्स्ट है पेटेंट राइट्स की वजह से।
जैसे मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट आता है तो दे मे सिक्योर पेटेंट राइट्स, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मोनोपोली राइट जो होता है उस प्रोडक्ट को लेकर के, उसकी शेप को लेकर, उसके डिजाइन को लेकर, या और भी कोई कैरेक्टरिस्टिक जो होता है प्रोडक्ट का उसको लेकर के वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो नई टेक्नोलॉजी पे लोग पेटेंट लगा देते हैं, इसकी वजह से पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो होती है वो कोई और यूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है कार्टेल्स। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंपीटिंग फर्म्स। कार्टेल्स का मतलब ये होता है जब आप एक ग्रुप बना लेते हो सारी कंपीटिंग फर्म्स जो होती हैं, तो ऑफकोर्स ये पॉसिबल हो पाता है। नंबर ऑफ फर्म्स हैं, नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो कम है, तो जो ग्रुप ऑफ होल होता है उसकी वजह से उनकी पूरी जो होती है वो मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाती है। फॉर एग्जांपल लग्जूरियस कार बेचने वाली कंपनियां मान लीजिए बहुत कम हैं, अगर वो सब जॉइन हैंड्स कर लें, इफ दे ऑल कम टुगेदर एंड दे ऑल जॉइन हैंड्स, तो इन दैट केस उनकी खुद की एक मोनोपोली बन जाएगी ना। समझ लीजिए लग्जूरियस प्रोडक्ट का एक बड़ा सारा लग्जूरियस कार बेचने के लिए एक बड़ी सारी फर्म बन गई है जिसमें आपको वही मिलेगा, तो उनके दाम फिक्स रहते हैं, आप अल्टीमेटली वही पे करोगे जो आप उन्होंने मांगा है। और गिफ्ट ऑफ नेचर, इसका मतलब कई बार बाय डिफॉल्ट, जैसे मान लीजिए वो एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा होगा कि आइलैंड पे आप हो और एक मीठे पानी का झरना है और वो इकलौता मीठे पानी का झरना बाय चांस आपके खेत में, आपके घर में है, तो ऐसा क्या रहता है कि आपके पास बाय डिफॉल्ट इसकी मोनोपोली हो गई, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कितना भी दाम ले सकते हो। बंदे को पानी पीना है तो आपके पास आकर के उसको पैसा देके पानी लेके जाना ही पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यू कैन सी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये आपको पता ही है। अभी जो हमारे यहाँ प्रिवेल कर रहा है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। आपको पहले एक एग्जांपल्स एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले लो, आप टूथपेस्ट वगैरह ले लो, आप प्रोडक्ट्स ले लो, आप डिटर्जेंट्स ले लो, आप ये सब चीजें जब देखते हो तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, क्या करना तो उन सब ने दांतों को साफ है, लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और सबके दाम भी अलग अलग है, इनफैक्ट एक ही ब्रांड के अंदर में भी अलग अलग चीजों के दाम अलग अलग है। रीजन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हमें पूरा नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीज में क्या चीज डली हुई है जिसकी वजह से दाम इतना ज्यादा या इतना कम है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये अलग होता है वो अलग होता है, बस हमें इतना ही नॉलेज है और उन सबका हम अलग अलग दाम पे करते हैं। सो दैट दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सेलिंग कॉस्ट, अभी मैंने आपको बताया कि सब चीजों का दाम जो होता है वो अलग अलग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, यू कैन सी दिस थिंग। यहाँ पे ना कंपटीशन प्राइस का नहीं होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन ज्यादा होता है, ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब क्या हुआ कि ये नहीं है कि किसी भी चीज के दाम को लेकर के होता है, और जो बाकी के इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उन चीजों को लेकर के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ज्यादा होता है। जैसे वो चाहते हैं कि प्राइस वॉर में ना ही फंसे, इंस्टेड नॉन प्राइस कंपटीशन पे ज्यादा फोकस करें। तो फर्म जो होती है, मान लो प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो उसको प्रमोट किया है, सेलिब्रिटीज के द्वारा वो लोग प्रमोट करवाते हैं ताकि भी उनके प्रोडक्ट की तरफ लोगों का खिंचाव ज्यादा हो। तो जो ज्यादा जिनके फेवरेट्स होते हैं वो लोग कहते हैं अरे यार मेरा फेवरेट एक्टर इसके अंदर है तो मैं जाकर के ये प्रोडक्ट खरीदूंगा। फिर फर्म जो होती है वो स्पॉन्सर्स करती है एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, जैसे कि आप आईपीएल वगैरह का देख रहे हो, पेप्सी और ये सब स्पॉन्सर्स होते हैं इनके, तो हम ये देखते हैं। जैसे अभी हमने अनअकैडमी का उसमें एड्स देखे होंगे, अभी अगर आपने आईपीएल वगैरह देखा तो अनअकैडमी उनको स्पॉन्सर कर रही थी। तो इतनी बड़ी बड़ी जब वो इंस्टीट्यूट्स करते हैं तो ऑब्वियसली लोगों का झुकाव उनकी तरफ ज्यादा हो जाता है। फर्म जो होती है वो बेटर अगर आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ड्यूरेबल गुड्स दे रही है और उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं, तो ऑब्वियसली आप ऐसी फर्म को लोगे ना यार, ऐसी फर्म को थोड़ी ना लोगे जाकर के। एक तो आप महंगा प्रोडक्ट ले रहे हो और उसके बाद में अगर ऐसा कोई फर्म मिल जाए जो कि हमें इतना अच्छा पैसा नहीं देता तो फिर हम वहाँ फंस जाते हैं, ठीक। तो ये होता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, जो मर्जी चाहे आ सकता है, जो मर्जी चाहे जा सकता है। परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती है फैक्टर्स की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, क्योंकि डिफरेंट प्राइसेस प्रिवेल करते हैं सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, तो दैट इज वाई जो उनको ठीक लगता है एक बार टिक जाओ, नहीं तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज भी होता है, हम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें नहीं पता होता कि इस प्रोडक्ट में क्या चीज़ है जिसकी वजह से उसका दाम ज़्यादा या कम है, तो बीइंग अ कस्टमर हमें पूरा नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। अब एक आप देखोगे ओलिगोपोली क्या चीज होती है। ओलिगोपोली ये होती है जिसमें बहुत सारी बड़ी फर्म्स नहीं होती, कुछ बड़ी फर्म्स होती हैं, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, और बहुत सारे लोग खरीदने वाले होते हैं, यानी कि मोनोपोली भी नहीं है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक तो आपने देखा, मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन का मिक्सचर था। ये जो होती है ओलिगोपोली, इनके अंदर में कुछ बड़ी फर्म्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, और हर फर्म जो होती है उसका खुद का सिग्निफिकेंट शेयर होता है। जैसे BMW है वो अपने आप में एक गाड़ी है, ऑडी है वो अपने आप में एक गाड़ी, तो आप इन दोनों को कंपेयर नहीं करोगे, ठीक है, दोनों ही लग्जूरियस कार्स हैं, फाइन। एंड एक दूसरे के ऊपर सारी कंपीटिंग फर्म्स जो है हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस रहता है। सो बिफोर वी मूव ऑन टू ओलिगोपोली, एक चीज और बताती हूँ, मोनोपोलिस्टिक में दोनों के फीचर्स मिक्स हैं, क्योंकि
जैसे अब अगर आप मान लो ब्रांड फ्री को एक पर्टिकुलर ब्रांड पे जाते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू प्रिफर लाइक कोलगेट, तो आप पेप्सोडेंट नहीं प्रेफर करोगे या कोई और जो टूथपेस्ट है वो नहीं प्रेफर करोगे। एक एग्जांपल लिया है सिर्फ मैंने, ठीक है, तो आप उस चीज को नहीं प्रेफर करोगे। तो एक तरह से देखिए तो वो ब्रांड प्रेफरेंस होने की वजह से आपकी मोनोपोली हो गई। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो, अगर आपको कोक पसंद है तो आप कोक ही लोगे। थम्स अप है, पेप्सी है, दोनों ही लगभग सेम टेस्ट की शायद होंगी। आई एम नॉट दैट मच फॉन्ड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन अगर हैं तो आप उनको नहीं प्रेफर करते हो। फर्स्ट प्रेफरेंस आपका वही होगा कि भाई मुझे तो कोक ही चाहिए, दूसरी वाली नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आपको वो नहीं जमती है, ठीक है। तो एक तरह से मोनोपोली ही हो गई उस ब्रांड की आपके लिए। क्लियर हुआ? तो ये चीज होती है। तो ये बीच में है ना, सब में हमको पूरा नॉलेज तो है नहीं, हम बीच में अटके हैं उसमें। अब ओलिगोपोली हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। जैसा मैंने कहा, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स हैं, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होता है। ओलिगोपोली मार्केट जो होता है ना, यहाँ पे स्मॉल बिग फर्म्स होती हैं, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स होती हैं किसी भी इंडस्ट्री में। मार्केट शेयर जो होता है हर फर्म का, ठीक है, मार्केट शेयर ऑफ ईच फर्म इतना सिग्निफिकेंट होता है कि उसका जो प्राइस और आउटपुट पॉलिसी होती है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़ के जाती है मार्केट के ऊपर में, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस भी है सारी कंपीटिंग फर्म्स में विद रिगार्ड टू देयर प्राइस, विद रिगार्ड टू देयर आउटपुट पॉलिसी। नहीं तो उनसे कौन खरीदेगा? पहली बात लग्जूरियस प्रोडक्ट इतना महंगा पहले ही होता है। उसके बाद में अगर आपके दाम बहुत ज़्यादा डिफरेंस में है तो बंदा सोचेगा यार लग्जूरियस कार ही तो लेनी है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्लीज़ कोई भी दे सकते हो, इससे लो चाहे उससे लो, ठीक है। इसीलिए प्रोड्यूसर या फर्म जो होते हैं वो दे मे नॉट बी विलिंग टू रेज देयर प्राइसेस। तो क्योंकि जो प्राइस एंड आउटपुट बिहेवियर होता है एक फर्म का, वो इफेक्ट करता है दूसरी फर्म्स को भी, ठीक। क्योंकि ये राइवल फर्म्स, देखो कई बार क्या होता है, अगर आपने दाम बढ़ाया ये सोच के कि सामने वाला भी दाम बढ़ाएगा, उल्टा उसने नहीं बढ़ाया, तो इन दैट केस आपकी सेल कम हो जाएगी। अब मान लो आपने सोचा कि मेरे पास ज़्यादा प्रोड्यूसर्स आ, मेरे पास ज़्यादा लोग आ जाएंगे खरीदने अगर मैं अपने दाम थोड़े से कम कर देता हूँ। आपने दाम अपने जो रेट्स थे वो कम किए, लेकिन सामने वाली कंपनियों ने नहीं किए, तो इन दैट केस भी आपको लॉस हुआ। लोग आपसे खरीद तो रहे हैं बट आप लॉस तो बियर कर रहे हो ना। सामने वाले, अगर आपको लगा कि भैया मैं कम करूंगा तो सामने वाले भी कम कर देंगे, उन्होंने नहीं किए, तो इन दैट केस ऑल्सो यू आर बियरिंग लॉसेस। सो फियरिंग दीज राइवल फर्म्स जो होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है इन चीज़ों का। फियरिंग दैट जो राइवल फर्म्स होते हैं उसको और ज़्यादा भी कम कर सकते हैं, और नहीं भी, अगर नहीं किए तब तो आपका बेनिफिट है, ठीक है। अगर उन्होंने और ज़्यादा कम कर दिया तो भी आपको लॉस है। तो दोनों ही तरफ से आपने मरना है। तो दैट इज वाई आप प्राइसेस बढ़ाओगे तो हो सकता है वो ना बढ़ाए, आपने प्राइसेस कम किए तो हो सकता है वो आपसे भी ज़्यादा कम कर दें, तो दोनों ही केसेस में आपको लॉस हो सकता है। देन इसी वजह से फर्म का डिमांड कर्व जो होता है इसको आप ट्रेस नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है, तो आप कुछ कह ही नहीं सकते हो इनकी डिमांड। पहले हमने क्या पढ़ाई कि प्राइस कम होता है तो डिमांड कम हो जाती है, बट इसके अंदर ज़रूरी तो नहीं है कि प्राइस कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। आप इसके अंदर कार्टल्स का फॉर्मेशन कर सकते हो, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कार्टल्स क्या होती हैं? जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, दे जॉइन हैंड्स टुगेदर। अब ओलिगोपोली दो तरह की होती है, कल्यूसिव एंड नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली। कल्यूसिव ओलिगोपोली वो होती है जहाँ पे कंपटीशन आप अवॉइड करते हो। यहाँ पे फॉर्मली क्या होती है, सारी फर्म्स आपस में तालमेल बैठा देते हैं, कोई एक लीडिंग फर्म बन जाती है जो कि प्राइसेस वगैरह डिसाइड करती है, उसी के अकॉर्डिंग सारी फर्म्स जो होती हैं अपनी प्राइसेस सेट करती हैं ताकि कंपटीशन को अवॉइड किया जा सके। एक तरह से मोनोपोली बन जाती है इन फर्म्स की। वेराज नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली वो होती है, फर्म जो होती है कोई कार्टेल नहीं बनाती है, एक दूसरे के साथ मिलना से उनको कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, अपने खुद के प्राइसेस डिसाइड करती है, अपने खुद के आउटपुट डिसाइड करते हैं। फाइन, तो ये चीजें होती है इसके अंदर। सो आई होप दिस चैप्टर इज वेरी क्लियर टू यू। अगर आपको ये समझ में आया है देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको नहीं भी आया तो भी कमेंट करना, आ गया समझ में तो भी कमेंट करना, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, फॉर रेड बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकूँ, आपको चैप्टर्स अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको इस तरह से नोट्स के फॉर्म में आपको हाईलाइट करके दे सकूँ। सो ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।